हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और चलिए कहानी को आगे बढ़ाएंगे आज सर्कुलेटरी सिस्टम की और नई नई बातों को सीखेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। तो मेनली पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज 1628 में किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने की थी। और एक्चुअल में सर्कुलेटरी सिस्टम किन के बारे में स्टडी कर रहा होता है? तो मेनली ब्लड, हार्ट या ब्लड वेसल्स एंड इसके साथ साथ हार्ट, तीन लोगों की बात कर रहा होता है। आगे जाके देखोगे लिम्फ भी आएगा, ब्लड लिम्फ आता है, तो लिम्फ की भी स्टडी किसमें होती है? मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कितने ऑर्गन है? 3। एक लिम्फ, दूसरा ब्लड, तीसरा ब्लड वेसल और चौथा हार्ट। ये हार्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि फ्लैश लाइट यहाँ पे आके पड़ रही होगी। और ब्लड वेसल है, ठीक है, यही नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ब्लड वेसल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं, ओके। तो रक्त वाहिकाएं, ब्लड, लिम्फ और हार्ट, इन चारों को ले दे के बना है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये चारों आते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है? एंजियोलॉजी। क्या कहलाती है? एंजियोलॉजी। यानी हम इन चारों के बारे में अगर हम डीप में स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? एंजियोलॉजी। लेकिन अगर आइसोलेटेड पढ़ रहे हैं, मेनली हम सिर्फ हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हार्ट के बारे में स्टडी करना इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी, ठीक है। केवल ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो केवल ब्लड के बारे में पढ़ना इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी, ठीक है। तो हेमेटोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ब्लड के बारे में। और कार्डियोलॉजी में किसके बारे में? हार्ट के बारे में। कार्डियोलॉजी की स्टडी जो करता है वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है ना, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। जो भी डॉक्टर हार्ट के बारे में स्पेशलिस्ट है, मतलब हार्ट का स्पेशलिस्ट है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे, ये बात याद रखिएगा। ऐसे ब्लड का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। इस बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ओके। अब कहानी को अगर हम और आगे बढ़ाएं तो मेनली ब्लड के बारे में तो हम लोग पढ़ के आए हैं, ब्लड के बारे में तो बातें हो चुकी हैं। आज हम बात किसकी करेंगे? हार्ट और इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स की, ठीक है ना। लिम्फ हम लास्ट में देखेंगे। तो मेनली आज का जो टॉपिक रहेगा वो हार्ट और ब्लड वेसल रहेगा। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं हम लोग हार्ट और ब्लड वेसल की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हार्ट होता है अपना, हार्ट का काम क्या है? तो मेनली हार्ट जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पंपिंग ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। पंपिंग ऑर्गन, ये पंप करता है किसको? ब्लड को। मेनली आप जानते हो कि ब्लड कितना होता है? 5 लीटर होता है। कितना ब्लड होता है? 5 लीटर होता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये जो हार्ट है वो हार्ट पंप कैसे करता है? तो आप जानते हो पंप करने को हम हिंदी में बोलते हैं धड़कना, है ना। तो धड़क रहा होता है और धड़क धड़क के क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है। मेनली हमारा जो ब्लड है वो एक बार यदि पंप करता है तो एक बार पंप करता है, यानी एक बार मतलब बीट करता है या धड़कता है अगर, तो एक बार के पंपिंग में वो कितना ml ब्लड सर्कुलेट करता है? लगभग 70 ml ब्लड। कितना ml? 70 ml ब्लड ये क्या करता है? बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराता है। इसका काम क्या है? हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। पंप करने से क्या होगा? ब्लड पूरे शरीर के अंदर फैलेगा। समझ में आ रहा है? तो मेनली ध्यान देंगे, एक बार पंप करेगा तो कितना ml ब्लड पंप कर लेगा? 70 ml। आप जानते हो कि एक मिनट में आपने जीके में पढ़ा होगा कि अप्रॉक्स ये कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है ना, 72 बार धड़कता है। लेकिन ये ऑन एन एवरेज की बात करोगे तो सब में ऐसा नहीं है, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम। तो अगर मैं देखूं तो एक मिनट में अप्रॉक्सीमेट मैं मान सकता हूं कि 60 से 100 बार धड़कता है। 60 से 100 बार धड़कता है। अब एक मिनट में जितनी बार भी धड़के लगभग कितना लीटर? 5 लीटर ब्लड क्या करा देता है? पंप करा देता है। 5 लीटर ब्लड पंप कराता है बॉडी में। कितने मिनट में? 1 मिनट में टोटल 5 लीटर ब्लड ये क्या करता है? बॉडी के अंदर सर्कुलेट करा देता है। क्या बात समझ में आई?
जो मैंने बातें बोली इसको समझिएगा। मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का क्या रोल है, तो हार्ट का रोल है एज अ पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन के रूप में ये रोल निभाता है। क्या पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। कितना ब्लड पंप करता है? 5 लीटर। कितने देर में? 1 मिनट में। मेनली पंप कैसे करता है, तो एक बार में जब पंप करेगा तो 70 ml पंप करता है, बहुत ज़्यादा नहीं पंप करता है। ये नहीं कि एक ही बार धड़ का पूरे बॉडी के अंदर 5 लीटर खून क्या हो गया, सर्कुलेट हो गया, नहीं। 70 ml क्या करता है, एक एक बार में वो क्या करता है, सर्कुलेट कराता है, ठीक है ना। एक बार में 72 बार धड़कता है, लेकिन ये एवरेज नहीं। अगर एवरेज लोगे तो एवरेज यहाँ पे है, क्योंकि सब में वेरी कर रहा होता है ये, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सब में 72 बार ही धड़के, किसी में ज़्यादा हो रहा होता है, किसी में कम, इसीलिए मैंने 60 से 100 कर दिया, ठीक है। तो ये एवरेज है। 5 लीटर ब्लड ये क्या करता है, पंप कराता है, ठीक है। मेनली अगर आप देखोगे तो पूरे एक दिन के अंदर, ये तो 1 मिनट में देखा आपने 5 लीटर ब्लड पंप कराता है पूरे एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर ये कितना ब्लड पंप कराएगा, तो लगभग 7520 लीटर 7520 लीटर ब्लड क्या कराता है, पंप कराता है, पंप कराता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, 7520 लीटर ब्लड पंप कराता है। कुछ और बातें यहाँ पे देख लो, रोचक बातें नहीं है कोई, मतलब बहुत बड़ी बातें भी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बातें हैं तो सुन लो। मेनली एक बात और, ये पूरे जीवन काल में, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के पूरे जीवन काल में, अब देखिए जीवन काल में बोलूंगा तो कोई बहुत दिन तक जीता है, कोई कुछ दिन पैदा हुआ, कुछ दिन बाद ही मर जाएगा, है ना। लेकिन ऑन एन एवरेज बातें चल रही हैं। जैसे मैं 72 बार बोलता हूँ, जैसे आप सभी लोगों से मैंने बोला था कि 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, तो सबके शरीर में 5 ही लीटर ब्लड पाया जाएगा, नहीं ना। जरूरी नहीं कि 5 लीटर ब्लड पाए, किसी में ज़्यादा किसी में कम, वो वेरी हो रहा होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लेके चलते हैं। अब ऐसे तो पर पर्सन हम देखें तो पता नहीं बिलियन ट्रिलियन में लोग हैं, है कि नहीं है, तो हम सबका डाटा कैसे याद करेंगे, तो हम बिलियन ट्रिलियन का एक एवरेज निकाल लेते हैं। जब चीज़ें वेरी होंगी तो वहाँ पे क्या निकाला जाता है, एवरेज। एवरेज मतलब औसत, और औसत पे काम किया जाता है, ठीक है ना। सेकेंड मार्कर होगा वहाँ पे, लेके आइए। अब पूरे जीवन काल में, इन होल लाइफ कितना ये ब्लड पंप कराता है, लगभग 20 करोड़ लीटर। कितना? 20 करोड़ लीटर पूरे लाइफ के अंदर ब्लड पंप कराता है। कौन कौन? हार्ट, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों के मन में चल रहा होगा ये कि सर देखिए, कई लोगों के मन में यहाँ पे ऐसे भी कि कुछ बहुत मतलब छोटे चीज़ों को तक ही सीमित रह जाते हैं, नहीं अपनी सोच को सीमित रखते हैं। मतलब छोटे लेवल की सोच, मतलब वो वहाँ पे मत जाइएगा, सोशल वाली की बात नहीं कर रहा हूँ। मेनली यहाँ पे आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर 5 ही लीटर ब्लड वे है, समझ में आ रहा है। तो कई लोग के मन में चल रहा होगा कि यहाँ पे 7520 लीटर कैसे ब्लड पंप करा दिया, टोटल कितना है, 5 ही लीटर ब्लड है, और कह रहा है कि एक दिन में इतना लीटर खून क्या करा दिया, फ्लो करा दिया। हाउ दैट इज पॉसिबल सर, समझ में आ रहा है। तो कई लोग के मन में चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। और पूरे जीवन काल में कितना ब्लड पंप करा रहा है, 20 करोड़। तो कई लोग तो यहीं पर डिस्टर्ब हो गए कि 5 लीटर ब्लड वे था, पहले ये बोला जाता था, 20 करोड़ आ गया पूरे जीवन काल में। तो एक्चुअल में वही ब्लड है, एक ओर से जाता है, दूसरी ओर से आता है, समझ में आ रहा है। एक ओर से जाएगा, दूसरी ओर से आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये खेल चल रहा है, तो वही 5 लीटर घूम घूम के चल रहा है पूरे बॉडी के अंदर, समझ में आ रहा है। वो एक्चुअल में हार्ट की कैपेसिटी बता रहा है कि हार्ट कितना एक दिन में पंप कराया, उसी 5 लीटर को वो बार बार कर रहा है ना पंप, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। यानी है तो खून 5 ही लीटर, उसी को घुमा फिरा के चलाया जा रहा है। एक इधर से पंप किया, इधर से गया 70 ml, तो उधर से फिर आ जाएगा 70 ml, समझ में आ रहा है। तो फिर ये 70 ml भेजेगा, फिर इधर से आ जाएगा, फिर 70 ml भेजेगा, फिर इधर से आ जाएगा, फिर इधर से 70 ml भेजेगा, इधर से आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे चल रहा है। तो वो हार्ट की कैपेसिटी बता रहा है कि हार्ट कितना पंप करा रहा है। खून तो 5 ही लीटर है, लेकिन वही घुमा फिरा के आ रहा है। क्लियर है। अब कैसे आ रहा है उसको हम देखेंगे। आइए पे यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। ये बेसिक बातें थी कि ब्लड एक पंपिंग ऑर्गन है। 5 लीटर खून क्या करता है, वो फ्लो कराता है। मेनली ब्लड 5 लीटर होता है। कैसे कराता है, पंप करके एक बार पंप करता है तो 70 ml ब्लड कराता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एवरेज अगर हम देखें तो 60 से 100 बार धड़कता है, और 5 लीटर ब्लड पंप करा देता है 1 मिनट में। अगर हम एक दिन की बात करें तो 7520 लीटर ब्लड पंप कराता है, और पूरे होल लाइफ में देखें तो 20 करोड़ लीटर ब्लड क्या कराता है, पंप कराता है। क्लियर है जी, बिल्कुल। ये पूरी कहानी क्लियर है। फटाक से इसको नोट करिए, पूरा बोर्ड खाली करें, और ये समझे कि आखिर कैसे ये 5 ही लीटर खून को सर्कुलेट करा रहा होता है। चलिए, ये इतना पार्ट रेड जोन है, इसको छोड़ दिया गया है क्योंकि वहाँ पे चमक रहा होगा। बाकी ये पूरा का पूरा पार्ट जहाँ पे हम लोग गेम खेल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली हम कहानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हार्ट से, और यहीं से स्टार्ट भी थी। तो मेनली जो हार्ट होता है
जैसा कि हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे हार्ट जो होता है क्या होता है मेनली, कि कैसे इतना सारा खून पंप कराता है, कैसे आखिर खून इधर से आता है इधर से जाता है, ये सब बातें हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी और बेसिक नॉलेज लेते हैं हार्ट की। तो हार्ट का जो वेट होता है मेनली, जो आप हार्ट को जानते हो, तो हार्ट का जो वेट होता है एक्चुअल में कितना होता है, अगर आप फीमेल की बात करोगे तो फीमेल के अंदर जो वेट होता है वो लगभग 250 से 300 ग्राम तक माना जाता है, 300 ग्राम तक। जबकि मेल के अंदर अगर बात करोगे तो वो 300 से 350 ग्राम तक होता है। समझ में आ रहा है? आया समझ में? तो मेल के पास फीमेल की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा भारी हार्ट होता है, दिल होता है। आया समझ में? एक बात। दूसरी बात, कभी भी गलती से ये मत सोच लेना कि जो हार्ट का शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा। मुझे तो हार्ट का शेप वो नहीं बनाने आता, बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। ठीक है, पिछले साल जब हम पढ़ा रहे थे तो हार्ट का शेप हम इस तरीके से बना रहे थे, ये भी नहीं बन रहा था, बड़ी समस्या तो ये हमको हो गई थी। तो मेनली यहाँ से आप क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, उसके बाद एक तीर मार देते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे मार देते हैं ना समथिंग, तो ये हार्ट होता है। हार्ट का शेप बिल्कुल नहीं है, इस बात को आप पहले फील कर लीजिएगा। हार्ट का शेप देखेंगे तो फिर आप अब क्या ही बोले, मतलब अलग ही फीलिंग आएगी कि भैया ये हार्ट है, ये मेरा दिल ऐसा होता है। ठीक है, तो पहली बात याद रखिएगा, हार्ट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आपके द्वारा मनगढ़ंत बनाया गया शेप है। ठीक है, अगर इसका एक्चुअल शेप देखोगे तो एक्चुअल में कैसा होता है, क्लोज फिस्ट के समान होता है। क्लोज फिस्ट यानी बंद मुट्ठी। आप मुट्ठी बंद करिए और अंगूठा बाहर निकाल दीजिए, बस देखिए, दैट इज द शेप ऑफ हार्ट। यही है, समझ में आ रहा है? ये अंगूठा हल्का सा ऊपर से क्या होना चाहिए, निकला होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपको शेप दिख रहा है ना, यही क्या है, यही है हार्ट का शेप। क्लियर है ना? क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी के समान होता है। तीसरी बात और सुन लीजिए, तीसरी बात और मैं बता दूं कि एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मतलब मांसपेशी से बना हुआ या मांस से बना हुआ, मांस से बना हुआ। ध्यान दीजिए बाबू, मांस से बना हुआ है। मांस से बना हुआ इसीलिए इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा, लाल होगा। क्यों सर, क्यों ऐसा किया? मिली, आप मांस देखे हैं, मुर्गा उर्गा काटे ही होंगे, हाँ या ना? जब काटते होंगे तो उसके अंदर मांस नजर आता है, तो मांस कैसा होता है, रेड होता है कि नहीं होता है? मेनली ऐसा कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो मांस होता है, मांस के चारों ओर सेल, मतलब मांस क्या है, बहुत सारे सेल से मिल के बना होगा, है ना? और सेल के चारों ओर क्या होती हैं, कौन घूम रही होती है, कैपिलरीज, ब्लड की पाइप, ब्लड की सबसे पतली पाइप होती है, उसके अंदर खून होता है। और वो पाइप इतनी पतली होती है कि अंदर का खून दिखाई तक देता है। समझ में आ रहा है? तो अंदर का खून कैसा होगा, लाल होगा। इसीलिए पूरा पूरा मसल्स कैसा होता है, लाल दिखाई देता है। ये तो सीधी सीधी बात है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, आप यहाँ से फील कर ही सकते हो कि मांस के अंदर, मतलब मेनली जैसे देखा जाए कि हार्ट के अंदर, तो हार्ट के अंदर क्या फ्लो होगा, खून ही तो फ्लो होगा। हार्ट के अंदर क्या फ्लो होगा, खून। खून का रंग कैसा, लाल। इसीलिए आप ये देखिएगा कि शेप ऐसे बनाते हैं लोग, लेकिन किस कलर में रखते हैं, रेड कलर में। समझ में आ रहा है ना? क्यों रखते हैं आखिर? क्योंकि मेनली हार्ट का सच में कलर कैसा होता है, लाल होता है। अब ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरी बातें अगर हम कर लें यहीं पे, देखिएगा ध्यान से, दूसरी बात करें तो इसका लोकेशन क्या है, लोकेशन, लोकेशन, ये सब बेसिक बातें इनको पता होना चाहिए। तो लोकेशन है इसकी कहाँ पे, कौन से रीजन में, सर थोरेसिक रीजन में। 3 रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन हेड, हेड रीजन। दूसरा थोरेसिक रीजन, थोरेसिक रीजन, थोरेसिक रीजन। और उसके बाद आता है एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन। तो हमारा जो हार्ट है वो कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल रीजन, सॉरी थोरेसिक रीजन में। थोरेसिक रीजन में चेस्ट पाया जाता है, चेस्ट कैविटी में, चेस्ट की कैविटी में। चेस्ट कैविटी मतलब ध्यान से समझिएगा, मैंने चेस्ट कैविटी, कैविटी मतलब जानते हैं क्या होता है, जगह होता है, खाली जगह। तो देखिए ये चेस्ट है, चेस्ट मतलब छाती, छाती मतलब सीधा सीधा सीना। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये सीना जो है एक्चुअल में किसके कारण बना हुआ है, यहाँ पे रिब केज है, पसलियां हैं, क्या है, रिब केज है। तो जो चेस्ट होता है वो किसके कारण बना हुआ है, रिब केज, ठीक है ना, रिब केज के थ्रू बना हुआ, पसलियों के थ्रू बना है, हड्डियां हैं यहाँ पे, है ना। और इन हड्डियों के बीच में क्या होता है, जगह होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चेस्ट कैविटी। तो चेस्ट बना है रिब केज यानी पसलियों से, और उनके बीच में जैसे ये हड्डी है तो हड्डी के पीछे, मतलब आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हड्डी है, हड्डी ये पूरा का पूरा इधर आई है,
यहाँ से लेके यहाँ तक, और बीच में खाली जगह होगा कि नहीं होगा? हड्डियाँ थोड़ी जगह घेरती हैं, हड्डियाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं, एक हेल्प प्रोवाइड कराती हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन उनके बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है। तो ऐसे ही अगर आप एक कंकाल देखेंगे, स्केलेटन देखेंगे, तो बीच में चेस्ट होता है, सीना होता है, उसके बीच में खाली जगह होता है कि नहीं होता है? तो वो जो खाली जगह उसी को हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी। तो ये जो हार्ट है एक्चुअल में कहाँ पाया जाता है? थोरेसिक रीजन के चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? थोरेसिक रीजन के चेस्ट कैविटी में। अब मैं एब्डोमिनल रीजन हटा देता हूँ, हेड रीजन हटा देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज रहेंगे। तो मेनली ये किस में पाया जाता है? मेनली ये थोरेसिक रीजन में पाया जाता है, और थोरेसिक रीजन में भी कहाँ? चेस्ट कैविटी में। क्लियर है? अगर मैं आपको चेस्ट कैविटी या सीधा सीधा ये बना के दिखाऊं, ये बना के दिखाऊं, तो मेनली आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। तो देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो मेनली आपको इस तरीके से नजर आएगी। ठीक है ना? कई लोग कहेंगे सर ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे भी आप ले सकते हो। ओके, हमारा काम है समझाना सिर्फ और सिर्फ। कंकाल कैसे होता है? अच्छा एक बार आप टच करके सोचिएगा, ऐसे ऐसे होता है, हाँ या ना? कि ऐसे ऐसे होता है ऊपर की ओर? ये कुछ ऊपर की ओर होता है, कुछ नीचे की ओर होता है। जैसे आप नीचे की ओर आओगे तो ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे देखोगे तो ये ऊपर, तो ऐसे है ऊपर की ओर, समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में कर लेता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर कुछ बनवा देंगे। चलिए देखिएगा, मैं आपको स्केलेटन दिखा दूंगा पिछले क्लास में, सॉरी एक आगे वाली क्लास में इमेज जब दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ 9 10 11 12। ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसमें भी 12, इसमें भी 12। मेनली ऐसे ही तो होता है, ये चारों ऐसे पसलियाँ होती हैं। और ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा साइड है? ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? ये एक्चुअल में राइट साइड है, और ये कैसा साइड है? लेफ्ट साइड। ऐसे खड़ा हो जाइए, खड़े होके ये वाला साइड राइट साइड है, हाँ या ना? और ये वाला साइड लेफ्ट साइड। तो जब बोर्ड पे बनाइए तो ये वाला पोर्शन को क्या रखिए? इधर साइड वाले को लेफ्ट, इधर वाले को राइट। ठीक है, अब मेनली बात आती है कि जो हमारा हार्ट है वो इन चेस्ट कैविटी में कैसे लोकेटेड है। ठीक है, तो मेनली ध्यान से समझिएगा, ये चेस्ट कैविटी के लेफ्ट साइड में, पूरा नहीं, हल्का सा क्या है? झुका होता है। अच्छा, ये झुका भी होता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहाँ से कहाँ तक। देखिए टोटल कितनी है? 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। इन 12 में से ये जो हमारा हार्ट है वो दूसरे से लेके छठे के बीच में है, दूसरे से लेके छठे के बीच में। तो मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं तो ये ऐसे थोड़ा सा मैं बनाऊंगा, समझ में आ रहा? ऐसे। तो देखिए बीच में भी है और हल्का सा लेफ्ट की ओर है। किधर की ओर झुका हुआ है? ऐसे लेफ्ट की ओर झुका हुआ है, समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा लेफ्ट में नहीं है, ये बात याद रखिएगा। पूरा का पूरा होता तो मैं ऐसे बनाता तो ऐसे डायरेक्ट बना दिया होता ना। पूरा लेफ्ट में नहीं है, हल्का सा पार्ट इसका क्या है? लेफ्ट में है। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि लेफ्ट हार्ट कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में है। क्लियर है ये बात जी? अब ये भी बात समझिएगा थोड़ा सा कि मेनली ये जो हार्ट है, हार्ट ये लोकेटेड होता है, जानते हैं कहाँ लोकेटेड होता है? मेनली यहाँ पे आप देख पाएंगे, क्या पाया जाएगा? यहाँ पे पाया जाएगा जस्ट बगल में इसके लंग्स। क्या पाया जाएगा? लंग्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लंग्स। और लंग्स की भी मैं कहानी बता दूं। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये हार्ट है। ये क्या है? हार्ट है। अगर आप अच्छे से देख पाएंगे हार्ट है, और ये इसके जस्ट बगल में जो नजर आ रहा है एक्चुअल में वो लंग्स है। अब देखिए इस हार्ट ने इस लंग्स को हल्का सा क्या कर दिया है? दबा दिया है। दबाया कि नहीं दबाया है? इसने क्या किया है? लंग्स को क्या किया है? दबाया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये जो दबाव उत्पन्न हुआ इस हार्ट के कारण, चूंकि हम जानते हैं हार्ट को क्या नाम देते हैं? कार्डियोलॉजी। मतलब हार्ट की स्टडी क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी, आया ना? और ये हार्ट के कारण ये दबाव आया है। इस दबाव को हम एक्चुअल में नॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉच। और हार्ट के कारण आया, इसलिए हम इस नॉच को कार्डियक नॉच बोलते हैं। कार्डियक नॉच, इस बात को याद रखेंगे। इस दबाव को क्या बोलेंगे? कार्डियक नॉच। ये किस लंग्स को दबाया है? लेफ्ट वाले लंग को। राइट वाला लंग नहीं दबा हुआ है ना? राइट वाला लंग जो है वो आपका ऐसे ही है।
वो ऐसे ही है, वो नहीं दबा है। मेनली दबा कौन है? ये राइट लंग्स है, राइट लंग है, और ये क्या है? लेफ्ट लंग है। तो लेफ्ट लंग का थोड़ा पार्ट क्या होता है? दब जाता है, किसके कारण? ड्यू टू हर्ट। और हर्ट जो दबाव उत्पन्न करता है, तो इस पोर्शन को, लंग्स के इस पोर्शन को जो दबाव उत्पन्न हुआ है हार्ट के कारण, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए लेफ्ट लंग को दबाते हुए हार्ट पहुंचा है वहां पे। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, लंग्स हार्ट इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है? एक बार मैं पुनः लंग्स का आइसोलेटेड यहाँ पे फिगर बनाऊं तो हम जानते हैं इस गोले के ऊपर यानी रेड जोन के ऊपर तो दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो मेनली अगर आप देखोगे तो जो लंग्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप फिगर पे मत जाइए, जितना समझना है ये समझिए, ठीक है ना? इस तरीके से होगा। लेफ्ट लंग, राइट लंग तो एकदम अच्छे तरीके से होगा पूरा का पूरा, लेकिन लेफ्ट लंग क्या होगा? हल्का सा देख पा रहे होंगे, ये दबाव उत्पन्न हुआ। ये जो दबाव उत्पन्न हुआ यहीं पे क्या है? अपना हार्ट है, और इस दबाव को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कार्डियक नॉच। क्लियर है? बिल्कुल सर, कार्डियक नॉच। तो इसकी लोकेशन क्लियर हो गई होगी। ये कितने से कितने रिब केज के बीच में मौजूद है? दूसरे से छठे के। हार्ट दूसरे से मतलब सेकंड से लेके सिक्स्थ के बीच में मौजूद है। रिब केज की बात करेगा तो सेकंड से लेके सिक्स्थ के बीच में मौजूद है अपना हार्ट। क्लियर है? तो लोकेशन क्लियर हो गई, हाँ या ना? बिल्कुल। अब लोकेशन क्लियर हो गई, अब हार्ट की कहानी को स्टार्ट करेंगे। फिर कब कहानी स्टार्ट होगी? हो चुकी है कहानी स्टार्ट, हार्ट ही तो पढ़ रहे हैं। तो क्या समझ लिया इस स्लाइड से कि सर वेट कितना होता है? तो मेनली फीमेल में 200 से 250 से 300 ग्राम और मेल में 300 से 350 ग्राम। ठीक है ना? हार्ट का शेप ये बिल्कुल नहीं होता, ये भी समझ लिया। हार्ट का शेप एक्चुअल में कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान होता है, और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, और ये बॉडी के थॉरेसिक रीजन में प्रेजेंट होता है। थॉरेसिक रीजन के चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में क्या? रिबकेज से प्रोटेक्टेड होता है। चारों ओर से पसलियां होती है, उनके बीच में होता है। अगर पसलियां नहीं होंगी तो मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। आप बार बार क्या करते हो? ऐसे मारते रहते हो ना, जब आप क्या होता है, जब आपको कोई धोखा दे देता है तो आप कहते हो ना दिल टूट गया, तो दिल कोई और नहीं तोड़ेगा, आप अपने हाथ में तोड़ लेते हैं, है कि नहीं है? वो तो बेचारा ये रिबकेज है जो बचा के रखा है, अदरवाइज आप ही 4 मुक्का मार के अपने हार्ट खत्म कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लंग्स भी मस्कुलर ऑर्गन है, ये भी मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बने, हड्डियां है नहीं कि रजिस्ट करेंगे। तन को आपने चोट दिया तो तुरंत पचक जाएगा बेचारा। समझ में आ रहा है? इसीलिए रिबकेज के बीच में रखा गया ताकि कोई भी चोट वोट लगे तो ये बचा ले। समझ में आ रहा है? देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो भी बहुत कीमती चीज़ें हैं वो उनको बहुत भयंकर बोन्स से क्या किया गया है? प्रोटेक्ट कर लिया है। हाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जैसे ब्रेन है, ब्रेन को भी देखेंगे तो स्कल के खोपड़ी के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि अगर उसके अंदर भी चोट लगी तो गया। ऐसे ही ये भी है, हार्ट भी है अपना, लंग्स भी है अपना, इसको भी क्या कर दिया गया है? इसको भी हड्डियों के थ्रू प्रोटेक्ट कर दिया गया ताकि चोट लगे तो क्या ना हो, वहाँ तक पहुँचे ना। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको नोट करिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाएं। ये साइड में दिखा नहीं होगा, सॉरी, वो कार्डियक नॉच मैं बोलना चाह रहा था, एक बार देख लीजिएगा अगेन। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाएं तो मेनली देखिएगा, ये रहा हार्ट, ये हार्ट है, मान लेता हूँ हार्ट है। अरे भाई अब मान लीजिए, अब ऐसे बनाएंगे तभी ठीक लगेगा, ऐसे करके ऐसे ही बनाए तभी नहीं लगेगा। उससे बढ़िया आप ये बनाइए ना। हमारा काम है समझना, है कि नहीं है? हमारा काम है समझना। मेनली जब डायग्राम की बात आएगी तो हार्ट का डायग्राम आपको बनवा दिया जाएगा, परेशान मत होइए, पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। तो ये जो हार्ट होता है मेनली ऐसा नहीं होता कि ऐसे जैसे दिख रहा है वैसे ही होता है। मेनली अंदर से क्या होता है? खोखला होता है, चारों ओर मांस की लेयर होती है, बीच में क्या होता है? खोखला। और ये खोखला भी नहीं होता है, एक्चुअल में 4 भागों में क्या होता है? डिवाइडेड होता है। 4 भागों में डिवाइडेड होता है। इन चारों भाग को एक्चुअल में चैम्बर बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? चैम्बर। ये भी चैम्बर, ये भी चैम्बर, ये भी चैम्बर, ये भी चैम्बर। ठीक है? अब ये जो चैम्बर मतलब ये 4 भाग दिख रहे हैं हार्ट के, जो 4 रीजन है, ये चारों रीजन को हम क्या नाम दिए हैं? चैम्बर। ठीक है ना? लेकिन ये सब में एक बराबर नहीं होता। ये जो मैंने बात की है कि 4 रीजन है या 4 चैम्बर है, तो चारों चैम्बर केवल और केवल कैसे होते हैं? ह्यूमन बीइंग के अंदर मिलेंगे। केवल ह्यूमन बीइंग नहीं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो ह्यूमन बीइंग के अलावा है और ह्यूमन बीइंग के अलावा भी मिलेंगे। नहीं समझ पा रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ कि हार्ट है, हार्ट के अंदर क्या होंगे? कमरे बने होंगे। ठीक है ना?
ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल कितने कमरे बने हैं? 4। उनको 4 चैम्बर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन सबके अंदर ऐसा नहीं होता कि 4 कमरे बने हों, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। पहले चैम्बर की कहानी स्टार्ट हुई तो चैम्बर पहले ख़त्म कर लेते हैं। जैसे फिश हो गया, मछली के अंदर देखोगे कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है ना। 2 चैम्बर पाए जाते हैं किसके अंदर? मछली के अंदर। लेकिन इन्हीं मछलियों में से कुछ और मछलियाँ, जैसे कि डॉल्फिन जानते हैं, है ना। डॉल्फिन के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अच्छा, कोई और मछली बताइए। ब्लू व्हेल। अब सिधरी या क्या बोलते हैं? गिरई, सिधरी और मंगूरी, टेंगना बिल्कुल लेके आएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। हम समझ रहे हैं, बच्चे भी जानते हैं कि आप शुद्ध ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं। 2 बूंद पानी नहीं बरसता है तब तक जाल लग जाता है, मेढक लग गया है कि नहीं है? वो हम जानते हैं बाबू। भले ना खाइए लेकिन कटिया तो लगवे करता है। हाँ, वो हम जानते हैं। ग्रामीण इलाकों में ये सबसे अच्छी बात यही है कि 2 बूंद पानी बरसा नहीं, कुछ कटिया उठाइए, जाल उठाइए, ठीक है ना। अब कौनो जगह स्टार्ट कर दीजिए, नहीं कुछ मिला तो नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा। खाली टाइम है, फ्री है, तो एक काम करते हैं, जाल लेते हैं, चलते हैं, उधर ही के निकालेंगे मछली, समझ में आ रहा है। और बाकी तो जो फालतू रहते हैं दिन भर कटिया ले लेंगे, कोनो गढ़ई गुड़ा में ऐसे कटिया लगा के रखे रहेंगे। खतरनाक चीज़। दूसरी चीज़, केचुआ उचुआ। अच्छा देखिए, सबसे खतरनाक, केचुआ दिया जाएगा खाने के लिए, खाएंगे नहीं। लेकिन केचुआ के सहारे क्या पकड़ते हैं? मछली। अब एक बात बताइए, मान लीजिए केचुआ दिए, केचुआ काट के पूरा बोटी निकाल लेंगे, कटिया में फंसाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे लगा देंगे। मान लो जो मछलियाँ आई है तो केचुआ खाई के आई है, तो केचुआ तो पेटवे में गया है, निकल जाता है। अच्छा, तब नहीं मुझे पता। आई थिंक मेरी जो सोच थी अभी तक यही थी कि भाई यार केचुआ तो नहीं ना खाया होगा। अच्छा, जस्ट वो उसके मुंह में गया होगा, केचुआ के रास्ते में आ गई होगी, कटिया फंस गया होगा, लेके आया, बस उस मछली को खा ले रहे हम, तो उसके मुंह में तो केचुआ रह गया ना। चलिए, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। अच्छी बात है, अच्छा लगा जान के। ये सच्चाई है, रियलिटी है, यही रियलिटी है कि देखिए हमारे वहाँ वो लोग पढ़ रहे हैं, आए बस समझ में। ये पार्ट टाइम मछली भी मारते हैं, पार्ट टाइम में गुच्ची भी खेल रहे होंगे, पार्ट टाइम में ताश भी खेल रहे होंगे और पढ़ भी रहे हैं। ये बहुत अनोखी चीज़ है, ये सारनो, यही तो होता है गाँव के अंदर। चलिए, अच्छी बात है। तो फिश के अंदर कितने चैम्बर? 2। डॉल्फिन के अंदर 4, व्हेल के अंदर 4, क्रोकोडाइल इसके अंदर 4 चैम्बर। समझ में आया? समझ में आया? क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिएगा, जैसे अगर हम फ्रॉग की बात करें, मेढक की, ठीक है ना, तो मेढक के अंदर 3 चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं। आगे देखेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। स्नैक हो गया, स्नैक के अंदर 3 चैम्बर। लाइजार्ड, छिपकली, इसके अंदर भी कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। बकरी के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए याद रखिएगा, ये 3 चैम्बर वाले हैं, ये 4 चैम्बर वाले हैं, और ह्यूमन बीइंग तो ऑलरेडी है, ये है ना। ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने चैम्बर हैं? 4, और बाकी जो मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 चैम्बर, मैंने लिख तो दिया है यहाँ पे 4 चैम्बर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इन चैम्बर्स के नाम होते हैं, इन चैम्बर्स के क्या होते हैं? नाम। मेरे लिए अगर मैं यहाँ पे हार्ट लूँ तो हार्ट जो ऐसे अगर मैं बना रहा हूँ तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया, तो ऊपर वाला जो चैम्बर होता है उस ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग नाम देते हैं एट्रियम। क्या नाम देते हैं? एट्रियम। या इसी का एक और नाम है ऑरिकल। क्या नाम है? ऑरिकल। हिंदी में बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। और नीचे वाले चैम्बर को हम नाम देते हैं वेंट्रिकल। इसको हिंदी में बोलते हैं निलय। क्या बोलते हैं? निलय, ठीक है ना। तो ऊपर वाला चैम्बर एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। लेकिन हमें पता है कि ये 4 है ना। तो मेनली हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, इसी को 2 भागों में कर दिया ना, एट्रियम को 2 भागों में और वेंट्रिकल को भी 2 भागों में। तो ऊपर वाले क्या कहलाएंगे? ऊपर वाले तो सब एट्रियम है, अब देखिएगा जब 2 भागों में हो गया तो ये किस साइड में आएगा? ये किस साइड में आएगा? लेफ्ट में, और ये राइट में। तो ये कैसा हो गया? लेफ्ट एट्रियम, यानी बायां अलिंद। नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही राइट एट्रियम, दायां अलिंद,
दायां अलिंद। ऐसे ही वेंट्रिकल भी दो भागों में हो गया है। इस वाले को क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय, और राइट वेंट्रिकल दायां निलय। हाँ या ना? इतना ध्यान में रखेंगे। ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? 4 चैम्बर के नाम याद हो जाएंगे। अच्छा, कई लोगों के मन में चल रहा होगा सर फिश है, फिश के 2 ही चैम्बर है ना? तो फिश के 2 चैम्बर मतलब यानी इन दोनों के भाग किए ही नहीं गए, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। बात खत्म, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। क्लियर है जी? और 3 चैम्बर वाली कहानी, तो 3 चैम्बर वाली कहानी देख लीजिएगा। ये 3 चैम्बर वाली जो कहानी है, 3 चैम्बर वाली कहानी में क्या होता है कि मेनली ये मान लीजिए हार्ट है, तो हार्ट के अंदर ऐसे भाग किया जाएगा, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। तो इसमें जो होता है कि एट्रियम जो होता है वो 2 भागों में डिवाइडेड होता है। एट्रियम कितने भागों में? 2। मतलब इस 3 चैम्बर, मतलब फ्रॉग हो गया, स्केन हो गया, लिजार्ड हो गया, मतलब छिपकली हो गई, मेढक हो गया, सांप हो गया, इन सब के अंदर नीले कितने पाए जाते हैं? सॉरी, आलिंद कितने पाए जाते हैं? 2। तो 2 एट्रियम पाए जाते हैं, यानी 2 चैम्बर एट्रियम के होते हैं, और 1 चैम्बर केवल और केवल क्या होता है? वेंट्रिकल का, है ना? यानी इसमें क्या पाया जाता है? लेफ्ट एट्रियम पाया जाता है, राइट एट्रियम पाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेकिन वेंट्रिकल एक ही पाया जाता है। क्लियर है? 3 वाले के केस में, ठीक है? हाँ, ये बात मैं बता दूं, किसी के अंदर 5 चैम्बर नहीं पाया जाता, ठीक है? इस बात को याद रखेंगे, 2, 3 और 4। अच्छा, एक बात और मैं समझाना चाहूँगा। क्या समझाना चाहूँगा? मिली आपको 2 चीज़ें सुनने के लिए मिलेंगी, एक एम्फीबियंस और एक मैमल्स। वैसे तो मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए अभी, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। एम्फीबियंस मतलब उभयचर बोले जाते हैं, उभयचर, और मैमल्स मतलब स्तनधारी, ठीक है? तो उभयचर कौन होते हैं? उभयचर ऐसे व्यक्ति होते हैं, सॉरी ऐसे जानवर होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है? और मैमल्स मतलब ऐसे जीव जो स्तनधारी हैं, यानी जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। समझ में आ रहा? उनको हम क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। मेनली अगर मैं बात करूं फ्रॉग की, तो फ्रॉग क्या है? मेढक और क्रोकोडाइल क्या है? एम्फीबियंस है, पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, हाँ या ना? जबकि अगर मैं बात करूं स्नेक एंड क्या बोलते हैं, लाइजार्ड की, अच्छा ये क्या है? रेप्टाइल है। रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले, ये क्या है? रेंगते हैं, है ना? सरीसृप इनको बोलते हैं, सरीसृप। इसको याद रखिएगा, ये नाम आएंगे तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा, सरीसृप है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग मैमल्स है, स्तनधारी है, ये अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा सा छोटा छोटा है लेकिन याद रखना जरूरी है, कई जगहों पे आ जाता है तो आप कंफ्यूज रहेंगे। एम्फीबियंस, मैमल्स किसको कहते हैं, ठीक? तो एम्फीबियंस में मैं लिख दूं जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, क्रोकोडाइल, है ना? मैमल्स ऐसे जीव जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, ठीक है? ठीक है? मेनली मैमल्स के अंदर आप ज्यादातर देखोगे तो मैमल्स के अंदर टोटल कितने चैम्बर पाए जाएंगे? 4 चैम्बर, यानी 4 चैम्बर्स मैमल्स के अंदर पाए ही जाते हैं अधिकतर, ठीक है? तो आई होप आप इस बात पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे कि किसके अंदर 2 चैम्बर है, किसके अंदर 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर पाए जाने वाले मेनली स्तनधारी ही होंगे, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये 4 चैम्बर से क्या फायदा सर? एक्चुअल में यही तो कहानी है, यही तो मेन खेल है। मेन खेल यही है, ये 4 चैम्बर बना है, इसीलिए ब्लड जो है इधर से जा रहा है, उधर से आ रहा है। इस खेल को मैंने पिछले क्लास में भी समझाया था, हाँ या ना? ब्लड वेसल्स थोड़ा सा समझाया था, उसके बाद इन चैम्बर्स को भी बताया था कि 4 चैम्बर होते हैं, देखो इधर से जाता है, इधर से आता है, ऐसे होता है, ठीक है? अब आज उस खेल को क्लियरली समझने का समय आ चुका है। आई होप चैम्बर की कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक? अब चैम्बर की कहानी समझ में आने के बाद अब हम ब्लड वेसल्स की कहानी भी समझ लेंगे, फिर उसके बाद दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो हमको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि आखिर कैसे इतना ज़्यादा सर्कुलेशन हो पाता है बॉडी के अंदर, ठीक है? तो फिर इसको नोट करिए। अगेन हम क्या करेंगे? अगेन
हम ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, नोट करिए पहले। चलिए अब हम देखेंगे सबसे पहले ब्लड वेसल्स के बारे में, जो कि पिछले क्लास में हुआ था लेकिन अच्छे से नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस क्लास में अच्छे से बताएं। रक्त वाहिकाएं, रक्त नलिकाएं बोलिए, वाहिकाएं बोलिए। जैसा कि हमने आपको बताया था शुरुआती दौर में कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज्ड है, यानी जो ब्लड का फ्लो होता है वो एक्चुअल में पाइपों में होता है, ठीक है। और वो जो पाइपें होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर दो तरीके की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, दो तरीके के। एक तो ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो एक्चुअल में क्या करते हैं, जो केवल और केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं, यानी शुद्ध रक्त को लेके जाते हैं। और एक तो ऐसा ब्लड वेसल है, ऐसी पाइप है जिनके अंदर अशुद्ध रक्त जाते हैं। ये दोनों खून मिलते नहीं हैं, समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पाइप के अंदर दोनों खून जा रहे हो, एक इधर से जा रहा हो एक उधर से आ रहा हो, ऐसा कभी गलती से मत सोचिएगा। हजारों करोड़ों पाइपें लगी हुई हैं, अरबों पाइपें लगी हुई, उन पाइपों में खून फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। और इन दोनों पाइपों को मिला के हम इन सभी पाइपों को मिला के दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं धमनी, धामीन मत समझिएगा, धमनी, और दूसरा सिरा। धमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरेट्री, एरेट्री। और सिरे को क्या बोलते हैं? वेन, ठीक है ना, वेंस, वेंस। क्लियर है? एरेट्री एंड वेंस। मेनली एरेट्री जो होती हैं इनका काम क्या रखा गया, इनको क्या करना है? तो इनको करना है शुद्ध रक्त को ले जाना, शुद्ध रक्त का प्रवाह करना। यानी इसमें कौन सा ब्लड जाता है? शुद्ध रक्त, ठीक है ना, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड समझ में आ रहा है ना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, ऑक्सीजन युक्त खून, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। और ये कैसी लेके जाती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रक्त का प्रवाह। इन पाइपों में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यानी इसमें कैसा, इस खून में क्या मिला होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा। अब ये कहाँ से आता है? तो इस चीज़ को मैं पहले समझा चुका हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। पहले आप सबको पता है कि ये जो ब्लड होता है एक्चुअल में ये खून लेके जाता कहाँ से है? सॉरी, खून कह रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन क्यों लेके जाता है? क्योंकि हमारे सेल की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो सेल है हमारा, ये सेल कहता है कि देखो ब्लड तुमने मुझे खाना दे दिया, खाने में तुमने क्या दिया है? मुझे ग्लूकोज दिया है। क्या दिया है? ग्लूकोज। लेकिन ये ग्लूकोज का मैं तब तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक क्या ना है? ऑक्सीजन। क्योंकि जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तभी जाके क्या बनेगी? एटीपी। और हमारे सेल को किसकी जरूरत है? एटीपी की, ना कि ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलेगा तब जाके एटीपी बनेगी। तो इसलिए बेचारा जो ब्लड है, ये ब्लड क्या होता है? ये क्या लेके आता है? ये लेके आता है अपने अंदर ऑक्सीजन। लेके आया ऑक्सीजन। अब देखना ध्यान से, ये ऑक्सीजन लेके आता है और ये ऑक्सीजन कौन ले लेता है? सेल ले लेता है ऑक्सीजन और क्या बनाता है? एटीपी। और उसके बदले में क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन तो ले लिया, लेकिन इधर से क्या दे देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दे देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ध्यान से देखिएगा, बड़े अच्छे से समझिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड अब पूरे ब्लड के अंदर भर जाता है। भर गया, इधर से ऑक्सीजन आया और इधर से सेल ने क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो खून था पहले क्या था? इसमें ऑक्सीजन, लेकिन अब क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान देना, ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है, यहाँ से यहाँ तक पाइप, जहाँ तक ऑक्सीजन दिख रहा है, इसी को हम एरेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेट्री। और ये जो पाइप आपको दिख रही है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भर चुका है, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? वेन। क्या है ये? वेन्स है। और ये बीच वाला तब क्या है सर? तो एक्चुअल में यही पाइप है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है। तो मेनली ये बहुत पतली पाइप होती है जिसको हम कैपिलरी के नाम से जानते हैं। कैपिलरीज आई बात समझ में? केशिका, ठीक है ना, केशिका। क्लियर है? ये बहुत पतली पाइप होती है। सेल किससे कनेक्ट होता है? मतलब सेल के पास वाली जो पाइप होती है बहुत पतली, क्योंकि सेल अपने आप में बहुत छोटा है तो मोटी पाइप तो रहेगी नहीं, बहुत पतली पाइप रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कराना है। मेनली ऑक्सीजन को यहाँ भेज देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे। तो पाइप पतला रहेगा तभी तो भाई आर पार हो पाएगा, है ना। मोटा पाइप रहेगा तो ऑक्सीजन उस पार जा पाएगा नहीं ना। मोटे पाइप के थ्रू कहाँ ऑक्सीजन इस पार जा पाएगा?
बहुत पतला पाइप रहता है, और बहुत पतला पाइप मतलब बहुत पतली लेयर होती है। मैंने आपको इस बात को कहाँ पे पढ़ाया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कि भैया यहाँ पे एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम बताइए, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ठीक है ना। वो बहुत क्या होता है, पतला होता है, और उसके पतलापन होने के कारण ही ये ऑक्सीजन आसानी से क्या होता है, यहाँ पे चला जाता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ पाता है। क्लियर है, आएगा समझ में। तो एक कैपिलरीज के थ्रू होता है। मेनली ऐसे कहानी चलती है कि एरेट्री आती है, एरेट्री अपने साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, फिर ये कहाँ चला जाता है, कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में सब ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। कैपिलरीज से फिर जो ऑक्सीजन है कहाँ चला जाता है, कैपिलरीज से ऑक्सीजन सेल में, और फिर सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो फिर कैपिलरीज में जाता है, और कैपिलरीज से फिर जो खून है वो कहाँ जाने लगेगा, वेंस में। कहाँ जाएगा, वेंस में। इस बात को कभी भूलिएगा मत, कहानी ऐसे चल रही होती है, ठीक है। तो मेनली एरेट्री जो होता है वो क्या लेके आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेंस क्या लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये लेके आ रहा है ना, यानी हार्ट से शरीर की ओर ले जाता है एरेट्री। एरेट्री के अंदर फ्लो कैसे होता है, हार्ट से बॉडी की ओर। इस दूसरे पॉइंट को लिखिए कि ये हार्ट से बॉडी की ओर लेके जा रहा है, यानी इसका काम है सेल तक पहुंचाना, तो हार्ट से बॉडी की ओर। जबकि इसमें क्या होता है, देखिए ये फिर क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा वेन, तो फिर क्या होगा, अब लेके आएगा ना हार्ट के पास, है ना। तो इसका मतलब इसका काम है सेल से हार्ट तक लेके आना, दैट मीन्स बॉडी से हार्ट तक लेके जाना, ठीक है ना। इसका काम ये है। अच्छा, इसका रंग आप देखोगे, इसका रंग तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, रेड होता है, जबकि इसका कैसा होता है, इसका जो होता है ये एक्चुअल में डार्क ब्लू होता है, डार्क ब्लू, या सीधा सीधा इसको ब्लैकिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैकिश, हल्का सा काले कलर का होता है। डार्क ब्लू मतलब जामुन का कलर देखे ना, वो डार्क ब्लू ही तो है, हाँ, तो ब्लैक कलर नहीं दिखने लगता है, तो वही ब्लैकिश। क्लियर है, ये बात याद रखेंगे। शुद्ध रक्त का प्रवाह कराता है कौन, एरेट्री, और जो वेंस होता है वो अशुद्ध रक्त का, हार्ट से बॉडी तक ले जाता है, और इसका कलर कैसा होता है, लाल, और जबकि इसका कलर ब्लैकिश होता है या डार्क ब्लू होता है, जबकि ये बॉडी से हार्ट की ओर क्या करता है, खून का फ्लो कराता है। देखिएगा HEAT हो गया है, RT होगा, नहीं तो हीट नजर आएगा। क्या ये समझे, दो तरीके की पाइपें हैं। अब ये दोनों पाइपें जहाँ पे मिलती हैं, ये दोनों पाइपें कहाँ पे मिलती हैं, इसको भी याद रखेंगे, कैपिलरीज। कहाँ पे मिलती हैं, कैपिलरीज, ठीक है ना। ये बीच में पाइप ऐसे लगी होगी, ऐसे पाइप मैं लगा देता हूँ, ऐसे यहाँ पे, इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो, तो मेनली यहाँ से पाइप जो लगी होगी जो इन दोनों को मिला रही होगी, तो मिलान वाला जो पाइप होगा वो कैपिलरीज है ना। एरेट्री आके कैपिलरीज में मिलेंगे, और कैपिलरीज से ही फिर सिरे में जाएगा खून। ठीक है, कैपिलरीज। क्लियर है। अच्छा, अब ये तो इतनी बात हुई, अभी और भी बातें समझनी जरूरी हैं। मेनली ये जो धमनी यानी जो सिरा वाली पाइप है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही, मतलब इसकी साइज वैसे ही होती है। इन पाइपों का जो साइज होता है वेरी कर रहा होता है, यानी पूरे बॉडी के अंदर हर जगह पाइप का जो साइज है सेम नहीं रहता है। समझ में आ रहा है, ये बात ध्यान देंगे। मैं इसको मिटा के फिर यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि आप देख पाएंगे पाइप का साइज कैसे कैसे चलता है। तो मेनली जो एरेट्री आप देखोगे, एक सेकेंड देखिए, एरेट्री जो देखेंगे आप, तो एरेट्री जो होती है वो एक्चुअल में सबसे मोटी पाइप नहीं होती है। सबसे मोटी पाइप जो होती है वो क्या होती है, एरोटा होती है। क्या होती है, एरोटा। और एरोटा सबसे मोटी पाइप है, याद रखेंगे, सबसे मोटी पाइप, ठीक है ना, सबसे मोटी पाइप। और एरोटा से पतली पाइप क्या होती है, एरेट्री। एरेट्री से भी पतली पाइप, एरेट्रियोल। एरेट्रियोल याद रखेंगे, एरेट्रियोल। एरेट्रियोल समझ में आ रहा है। एरोटा सबसे मोटी पाइप, फिर एरेट्री, फिर एरेट्रियोल। ऐसे समझाऊं मैं तो देखिएगा, ऐसे मैं जस्ट बता रहा हूं आपको। ओके, दिख रहा है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है मोटा पोर्शन, ये क्या है, एरोटा है। ये इसके बाद एरेट्री है, और इसके बाद क्या है, एरेट्रियोल है, ठीक है ना, एरेट्रियोल है। एरेट्रियोल क्लियर है। ये पाइप का साइज है, साइज के बिहाफ पे ये एरोटा की कहानी है।
ऐसे सेम टू सेम कहानी कहाँ पे मिलेगी आपको? वेंस के अंदर भी। वेंस की भी साइज क्या कर रही होती है? वेरी कर रही होती है। सबसे बड़ी मोटी पाइप अगर हम वेंस की बोले, यानी सिरा की जो सबसे बात करें, तो वो क्या होती है? वेना कावा। क्या होती है? वेना कावा। ठीक है ना, वेना कावा, ध्यान से समझेंगे। वेना कावा, वेना कावा के बाद वेंस, फिर क्या आएगा? वेंस, और वेंस के बाद वेनलेट। वेनलेट, ठीक है, ऐसे समझिएगा कैसे। मेनली यहाँ पे वेना कावा जैसे सेम कहानी, मोटी पाइप, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिएगा ये वेंस, और फिर यहाँ से इस इधर देखिएगा वेनलेट। दिखा? ये क्या है? ये वेना कावा है। वेना कावा, ये क्या है? वेंस, और ये क्या है? वेनलेट है। वेनलेट है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, होता क्या है कि देख पा रहे होंगे बहुत पतली हो गई है। अब ये पतली पाइपें, मतलब एरेट्रियोल आके एक्चुअल में किससे मिलेगा? क्योंकि पतला है तो पतले से आके कनेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो ये यहाँ से कनेक्ट होता है किससे? कैपिलरीज से। किससे कनेक्ट होगा? कैपिलरीज। कैपिलरीज अपने आप में भी बहुत छोटी और बहुत पतली पाइपें होती हैं, बहुत पतली होती हैं। कौन? कैपिलरीज, ठीक है। और फिर खून किस में जाने लगेगा? वेनलेट, और वेनलेट से फिर वेंस, और फिर वेंस से वेना कावा। तो ये बीच में क्या है? ये बीच में कैपिलरीज है, भूलिएगा मत, ये कैपिलरीज है, ठीक है ना। ऐसे कनेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। कैपिलरीज थोड़ा साफ साफ और लिख दें। कैपिलरीज, ठीक है। अब थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। एरोटा, एरेट्री, एरेट्रियोल, फिर कैपिलरीज, फिर वेनलेट, वेंस एंड वेना कावा, ठीक है ना। अब ये दोनों के दोनों, जैसे ये एरोटा किससे कनेक्टेड होगा? तो मेनली एरोटा कनेक्टेड होगा हार्ट से। किससे कनेक्टेड होगा? हार्ट से। फिर ये वेना कावा भी किससे कनेक्टेड होगा? हार्ट से। तो मेनली ध्यान से समझिएगा, ये जो रेड जोन आप देख पा रहे हो ना, ये जो रेड जोन दिख रहा है, ये जो आपको दिख नहीं रहा है, यही पोर्शन दिख नहीं रहा है ना, मान लीजिए कि क्या है? हार्ट है। क्या है? हार्ट है। तो देखिएगा, हार्ट से ये खून निकला, है ना, हार्ट से खून निकला, यहाँ से हार्ट से खून निकला, क्योंकि एरेट्री का काम है भी क्या? हार्ट से खून को बॉडी तक ले जाना, है ना। हार्ट से खून को कहाँ तक लेके जाना? बॉडी, बॉडी की ओर सर्कुलेट कराना। निकला, और फिर देखना सबसे पहले क्या कनेक्टेड है? एरोटा। हार्ट से क्या कनेक्टेड है? एरोटा। एरोटा से फिर खून एरेट्री, एरेट्री से एरेट्रियोल, एरेट्रियोल के बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद वेनलेट, वेनलेट से वेंस, वेंस से वेना कावा, और वेना कावा आके किससे कनेक्ट हो जाएगी? हार्ट से। समझ में आया? अब ये वेना कावा भी दो होती है। वेना कावा भी दो, एक तो आपको मिलेगी सुपीरियर, एक क्या मिलेगी? सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और एक मिलेगी इन्फेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या होगी? ये खून कहाँ से लेके आ रही थी? ऊपर से। सुपीरियर मतलब ऊपर, सुपीरियर मतलब ऊपर, सुपर यानी ऊपर, सुपीरियर में क्या है? ऊपर है ना, तो ऊपर से खून लेके आती है बॉडी के ऊपर। मतलब ये हार्ट है, तो हार्ट के ऊपरी पार्ट से जो खून लेके आएगी और जो कनेक्ट होगी वेना कावा, वो क्या होगी? सुपीरियर वेना कावा। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला कि ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट के निचले पोर्शन से खून आ रहा होगा और ऊपर से भी आ रहा होगा, है ना। तो ऊपर से जो वेना कावा लेके आती है उसको क्या बोलते हैं? सुपीरियर, और जो नीचे से लेके आती है इन्फीरियर। क्लियर है ना? तो सुपीरियर कहाँ से लेके आती है? ऊपर से, ऊपर से, और इन्फीरियर नीचे से। क्लियर है? क्या बात समझे कैसे कहानी चल रही है? देखिए, हार्ट से खून निकला, एरोटा में गया, एरोटा से फिर एरेट्री, एरेट्री से एरेट्रियोल, एरेट्रियोल से कैपिलरीज, ठीक है ना। ये स्पेलिंग में थोड़ा बहुत इरर होगा, इरर नहीं होगा, मेनली साफ साफ नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, बिकॉज लाइट भी उतनी क्लियर नहीं है। तो आई होप आप समझ ही रहे होंगे, और मेरी जो जहाँ तक की उम्मीद है इसी कारण आपको सही तरीके से दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो एरेट्रियोल, एरेट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेनलेट, वेनलेट से वेंस, वेंस से वेना कावा। क्लियर है? और वेना कावा दो, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर वाली ऊपर से लेके आ रही होगी और इन्फीरियर नीचे से। इस तरीके से पाइपें लगी होती है। तो देख पा रहे होंगे, एक ओर से जा रही है तो दूसरी ओर से आ रही है, हाँ या ना। एक ओर से जा रही है तो दूसरी ओर से आ रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे? तो इस तरीके से खून फ्लो हो रहा होता है हार्ट में, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने 4 चैम्बर देखा। अब इन सभी पाइपों को किससे कनेक्ट करने की जरूरत है?
उन 4 चैम्बरों से, ठीक है। तो ब्लड की पाइपें हैं, इनके बारे में इतनी जानकारी बहुत ज़रूरी थी और मैंने आपको दे दी। क्लियर है? तो पहले इतना आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, फिर हम उन 4 चैम्बरों से इन सभी पाइपों को जा रहे हैं कनेक्ट करने, ठीक है। पहले नोट करिए। तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। चूँकि टाइम की कहानी थोड़ी सी असमंजस वाली हो चुकी है, इसीलिए हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो चारों चैम्बरों के साथ हम लोग पाइपों को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे और कहानी आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। माफ़ी चाहूँगा कि मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एमएस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।